नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना कई देशों की संप्रभुता को खतरे में डाल देगी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इसकी चेतावनी दी है। चीन ना तो कभी किसी का दोस्त हो सकता है और ना ही बिना किसी मकसद से किसी की मदद कर सकता है, क्योंकि उसकी नियत और नीति शुरू से ही यही रही है। उसकी इस खतरनाक नीति से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। सुपर पावर बनने के लिए वह तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उससे अमेरिका को भी चिंता में डुबो दिया है। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में 17 मामलों का जिक्र किया है। वन बेल्ट एंड वन रोड परियोजना से कई देशों की संप्रभुता खतरे में आ जाएगी। ये गलियारा जहां से भी गुजरेगा वहां नकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही उन देश की नीतियों पर चीन की दखलंदाजी बढ़ेगी। परियोजना में निवेश के तहत चीन अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ाएगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए चीन विदेशी बंदरगाहों पर जरूरी पहुंच बनाएगा। हिंद महासागर, भूमध्य सागर और प्रशांत महासागर में वह अपनी नौसैन्य क्षमता आसानी से बढ़ा सकेगा। चीन दूसरे देशों के फैसलों में वीटो पावर हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश की रक्षा नीतियों के तहत भी ये खतरे की घंटी है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। तरह तरह के प्रोजेक्ट लाकर वो इस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही कर्ज के जाल में फंसाकर अपनी हुकूमत चला रहा है। श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान इसके गवाह हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अगली खबर की बात करते हैं। मुंबई में डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि मुंबई में नए सुरक्षा और नियमों के साथ डांस बार दोबारा से खोले जा सकते हैं, लेकिन डांस बार में पैसों की बारिश करने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही एससी ने अपने फैसले में सीसीटीवी कैमरों की जरूरत को भी नहीं बताया, क्योंकि इससे किसी की निजता उल्लंघन होता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार के कानून में अश्लीलता पर सजा के 3 साल के प्रावधान को मंजूरी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई में डांस बार अब शाम के 6 बजे से रात 11:30 बजे तक खुल सकेंगे। मुंबई में डांस बार को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दोबारा खोलने को मंजूरी दे दी है। डांस बार शाम के 6 बजे से रात के 11:30 बजे तक खुले रह सकते हैं। समय सीमा भी तय कर दी गई है। बार में किसी तरह की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक जानवरों की लड़ाई कराई गई। कहीं परंपरा के नाम पर जानलेवा जलीकट खेला गया और कहीं खेल के नाम पर हजारों करोड़ का सट्टा लगा। परंपरा और खेल के नाम पर मकर संक्रांति के मौके पर एक बार फिर जानवरों पर जुर्म हुआ। न सुप्रीम कोर्ट का बैन काम आया और न पुलिस प्रशासन की कड़ाई। असम से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जानलेवा जलीकट्टू में जमकर जंग हुई। कहीं जानवर को जानवर से लड़ाया तो कहीं लोग जान हथेली पर लेकर जानवर से भिड़ गए। असम में पारंपरिक रूप से होने वाली बुफेल फाइट यानी भैंसों की लड़ाई के साथ भैंसों और इंसानों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 से रोक लगाई हुई है। लेकिन फिर भी ये प्रतियोगिता असम के लोकप्रिय बिहू के अवसर पर कराई जाती है। इस बार गुमुथा गांव, रोहा, आहोतगुरी, नौगांव, बैद्यवारी और मोरी गांव में आयोजित किया गया। आहोतगुरी में 15 भैंसों को इस प्रतियोगिता में लड़ाते देखा गया है।
इस लड़ाई के पीछे तर्क है कि इससे भैंसों के सिर के कीड़े मर जाते हैं। जानलेवा जल्लीकट्टू को जनवरी के महीने में पोंगल के मौके पर कराया जाता है। पूरे तमिलनाडु में हजारों बैलों को इसमें दौड़ाया जाता है और लोग इन्हें छूते, रोकते और काबू करते हैं। इसके लिए जल्लीकट्टू में बैलों को भूखा प्यासा रखकर खतरनाक बनाया जाता है। बैलों के सींग पर पैसों की थैली इनाम के तौर पर बांध दी जाती है। बैलों को काबू करने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। प्राचीन साहित्य में जल्लीकट्टू को इरुथझुवुथल कहा गया है। इसकी शुरुआत लड़की के लिए सुयोग्य वर की तलाश में की गई। मकर संक्रांति के मौके पर आंध्र प्रदेश में मुर्गों की लड़ाई यानी कॉक फाइट का प्रचलन है। पुलिस प्रशासन की रोक के बावजूद मुर्गों की लड़ाई का आयोजन किया गया। पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर में खासकर ये लड़ाई कराई जाती है। खास नस्ल के मुर्गों को लड़ाई के लिए चाकू लगाकर तैयार किया जाता है। मुर्गों की इस लड़ाई में इस बार 2000 करोड़ रुपए का सट्टा लगाने का अनुमान है। पुलिस के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की वजह से आंध्र प्रदेश में मुर्गों की लड़ाई का आयोजन बड़े पैमाने पर हुआ है। मकर संक्रांति के मौके पर बाहर से भी लोग अपने घर आए हुए हैं, लेकिन शौक, मनोरंजन और परंपरा के नाम पर इस लड़ाइयों को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बड़ी खबर की बात करते हैं। सीमा पर भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई हुई है। एक बार फिर सेना की जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान के 12 बंकर इसमें तबाह हुए हैं। मुंहतोड़ जवाबी हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा था। इसका जवाब आज भारतीय सेना की ओर से दिया गया। भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, जिसका जवाब भारतीय सेना ने आज दिया है। बड़ी कार्रवाई की गई है और सेना के इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 12 बंकर तबाह किए गए हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद ये मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जिसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक भी ढेर हो गए हैं। अगली खबर की बात करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू हो गया है। बुधवार की रात शाह को एम्स में भर्ती कराया गया। स्वाइन फ्लू होने की जानकारी खुद शाह ने ट्विटर पर दी और उम्मीद जताई कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। शाह का हालचाल लेने कई नेता एम्स पहुंचे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को कल देर शाम एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टरों की जांच के बाद पता चला कि उन्हें स्वाइन फ्लू की बीमारी है। इसके बाद मेडिकल की एक टीम बनाई गई है, एक डॉक्टरों की टीम बनाई गई है जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर शाम जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को एडमिट करवाया गया, तब तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने उनसे मुलाकात करने आए, उनसे मुलाकात की। साथ ही साथ कई बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने भी उनके साथ मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही कई लोगों ने उन्हें से फोन पर बात करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आज भी कई बड़े लोगों के यहां पर आने की उम्मीद है और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने की उम्मीद है। कैंसन हनु के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। पश्चिमी यूपी की 22 सीटों पर तीनों दलों के बीच बंटवारा हो गया है। बीएसपी 11 और एसपी 8, जबकि आरएलडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हाथरस में आरएलडी के सिंबल पर एसपी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। और कौन सी सीट पर कहां से बीएसपी लड़ेगी और कहां से एसपी अपने उम्मीदवार खड़े करेगा, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता भी रहे हैं।
2019 की सियासत तेज हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने अपने प्रत्याशियों का फार्मूला तय कर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। बीएसपी 11 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर, आरएलडी 3 सीटों पर। इसके अलावा हाथरस की सीट पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर आरएलडी का प्रत्याशी लड़ेगा। कुल मिलाकर साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, जाटा और मुस्लिम तीनों बड़ा वोट बैंक है, जो गठबंधन के लिए किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस बड़े गठबंधन और बड़े वोट बैंक के समीकरण का सामना कैसे करती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि गठबंधन के मुकाबले में बीजेपी अपनी कौन सी रणनीति बनाती है। फिलहाल 22 सीटों पर जीत के फार्मूले और बंटवारे के फार्मूले ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। आईएसआईएस के मॉड्यूल का खुलासा करने में एनआईए की टीम लगी हुई है और यूपी के 7 स्थानों समेत एनआईए की टीम पंजाब में छापेमारी कर रही है। यूपी के 5 जिलों रामपुर, हापुड़, अमरोहा, मेरठ और बुलंदशहर में एनआईए की फिर छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। हापुड़ में एनआईए की तीसरी बार छापेमारी है, जिसमें देर रात एनआईए ने 2 संदिग्धों को उठाया। बदरखा और अटसैनी गांव से ये संदिग्ध उठाए गए हैं और दोनों से पूछताछ जारी है। वहीं अमरोहा में चौथी बार एनआईए टीम ने छापा मारकर संदिग्ध आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। अमरोहा के नोगावा सादात इलाके में छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि यहां से पहले ही रईस सईद, सुहेल मुफ्ती गिरफ्तार किए गए हैं और तीनों संदिग्धों की निशानदेही पर यह छापेमारी की गई है। वहीं मेरठ के किठौर क्षेत्र में अवसार इलाके में मौलवी के घर एनआईए की टीम पहुंची और छानबीन की। बुलंदशहर के कोतवाली देहात में स्थित कलोली गांव में भी सुबह 4 बजे एनआईए ने छापा मारकर हबीब नाम के व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद उसे दिल्ली ले गई। कलोली निवासी हबीब लगभग 25 साल से सऊदी अरब में रह रहा था। 26 दिसंबर को एनआईए ने आईएसआईएस मॉड्यूल हरकत उल हर्ब ए इस्लाम का खुलासा किया था और पश्चिमी यूपी में 26 दिसंबर से अब तक 13 संदिग्धों को पकड़ा जा चुका है। अगली खबर की बात करते हैं। यूपी में आज कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है और आईटी ने भी आज छापा डाला है। डॉक्टरों पैथोलॉजी अस्पताल पर आईटी ने छापा डाला। लखनऊ में डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा एसआईपीएस हॉस्पिटल पर छापा डाला गया। लखनऊ में डॉक्टर रतन सिंह और चरक हॉस्पिटल पर छापा डाला गया। कानपुर में एसपीएम हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पर रेड डाली गई। मुरादाबाद, मेरठ, नोएडा और हापुड़ में भी छापेमारी की गई है। वहीं कानपुर के थाना कल्याणपुर क्षेत्र में स्थित एसपीएम हॉस्पिटल में भी सुबह सुबह आयकर की बड़ी छापेमारी से हड़कंप मच गया। आयकर की 2 टीमों ने अस्पताल परिसर में घुसते ही ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। एसपीएम हॉस्पिटल के सारे दस्तावेजों को खंगालने में आयकर की टीमें जुटी हुई हैं। एसपीएम हॉस्पिटल बसपा शासनकाल में डीजीएमई रहे एसपी वर्मा का है। इधर मेरठ में भी आज आयकर विभाग की टीम ने बड़े डॉक्टरों के यहां छापेमारी करनी शुरू की तो हड़कंप मच गया। डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी, जो कि बड़े न्यूरोफिजिशियन हैं, उन पर आरोप है कि अपार संपत्ति का ब्यौरा आयकर विभाग में नहीं दिया गया। अब आयकर विभाग को अंदेशा है कि वो बड़े स्तर पर टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जिसको लेकर आज आयकर विभाग की टीम ने उनके आवास और क्लिनिक पर छापेमारी करनी शुरू कर दी। दोनों ही जगह 6-6 सदस्यों की टीम ने छापेमारी की और तमाम दस्तावेज खंगाले गए। सरहद पर भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। पिछले 48 घंटे में 5 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय जवानों ने मौत के घाट उतार दिया है। साथ ही साथ बंकर को भी ध्वस्त कर दिया गया है। भारत की इस कार्रवाई से पाक सेना में खलबली मच गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि ये पहले की तस्वीरें हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 7 बंकर भी ध्वस्त कर दिए गए हैं और इस बड़ी कार्रवाई में पाकिस्तान के 5 सैनिक भी ढेर किए गए। रिपोर्ट बताई कि 5 पाकिस्तानी मारे गए। ये इस चीज को दर्शाता है कि भारतीय सेना हर समय जो भी पाकिस्तान कोई गलत काम करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देती है।
ममता की छाव में मुस्कुराता हुआ बचपन ही अगर हंसने से महरूम हो जाए तो भला माता पिता को कैसे चैन आए। ऐसा ही कुछ होता है उन बच्चों के साथ जिनके होठ या तालु कटे होते हैं। इसलिए हिमालय लिप केयर, स्माइल ट्रेन और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लेकर आया खास मुहिम एक नई मुस्कान, जिसके जरिए क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का मुफ्त और आसान इलाज मिल रहा है। लखनऊ के रहने वाले मासूम मुजीब को भी इसी इलाज से हुआ है लाभ। ये है लखनऊ जिले के इटौंजा इलाके की रहने वाली श्रीमती सलमा, जिनकी ममता की छांव में मुस्कुराता हुआ ये है उनका बेटा मुजीब। तकरीबन 8 साल पहले जब सलमा ने मुजीब को जन्म दिया तो वो अपने ही बच्चे को देखकर बुरी तरह से डर गई थी, क्योंकि बेटे के होठ और तालू कटे हुए थे। हमें बहुत सी बेचैनी और डर, घबराहट बहुत ज्यादा थी इस चीज की कि हमने इससे पहले कभी ऐसे बच्चे नहीं देखे थे, और इसको देख के तो हमें समझ में नहीं आया कि ये इंसान का है या किसी जानवर का है बच्चा। बेटे की ऐसी हालत देखने के बाद वो परेशान हो गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बेटे का कैसे और कहां इलाज करवाया जाए। फिर एक दिन उन्हें गांव में लगे एक कैंप से जानकारी मिली कि मुजीब का इलाज मुमकिन है और आसान भी। एक पल भी बर्बाद किए बगैर मुजीब को लेकर सलमा शहर के एक हॉस्पिटल पहुंची, जहां एक छोटे से और आसान से ऑपरेशन के जरिए मुजीब को मिली एक नई मुस्कान। किसी भी स्माइल ट्रेन द्वारा चयनित अस्पताल में जाकर, अपने क्षेत्र के स्माइल ट्रेन चयनित अस्पताल में जाके वहां के डॉक्टर से मिले और इसका समस्या का निवारण करवाएं। कटे होठ और तालू ने मुजीब की मुस्कान और सलमा की खुशी और उम्मीदों पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन बेहतर इलाज मिलने के बाद मुस्कान की उड़ान अब नई ऊंचाइयां छू रही है, और इसके पीछे बड़ा हाथ है स्माइल ट्रेन संस्था का। तो अब तो हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि अब बहुत अच्छा लग रहा है ऑपरेशन के बाद जो अब आई है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हिमालय लिप केयर और स्माइल ट्रेन के सहयोग से उत्तर प्रदेश में अब बिखरेगी एक नई मुस्कान। मुजीब को तो मिल गई है एक नई मुस्कान। अगर आपके घर या फिर आसपास में भी कोई बच्चा जो कटे होठ और तालू से है ग्रसित, तो इसके निःशुल्क इलाज की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपने साथ दूसरों को भी जागरूक करें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।